इमेजिन कीजिए दोस्तों, कल सुबह आप उठते हैं और आपको यह सुनने को मिलता है कि अब देश में इलेक्शन बंद हो गए हैं। अब आप अपना नेता खुद से नहीं चुन सकते। एक ही व्यक्ति है जो पूरे देश पर राज करेगा। कुछ लोगों को लगेगा यह तो बहुत अच्छा बात है, कम से कम रोज की लड़ाई झगड़े वाली पॉलिटिक्स से हमें छुटकारा मिलेगा और काम भी बहुत तेजी से होगा। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ पर कुछ लोग बहुत डर जाएंगे। उनका मानना होगा कि ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है, हमसे बोलने तक की आज़ादी छिन जाएगी। आज हम इन्हीं दो बड़े सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, किस सिस्टम ने दुनिया को कितना फायदा दिया। सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी के फायदे के बारे में। तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोग सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम वोट डालकर किसी लीडर्स यानी नेता को चुनते हैं तो एक तरह से हमें अपनापन फील होता है कि हाँ, इस बार हमने इसे जिताया है और ये हमारे लिए काम करेगा। ये जनता की इन्वॉल्वमेंट ही किसी भी देश की असली ताकत होती है। लेकिन हाँ, डेमोक्रेसी तेज नहीं भागती है। जो भी बनता है, अगर करप्शन ना हो तो भले ही धीरे बनता है पर वो टिकाऊ बनता है। डेमोक्रेसी के सबसे बड़े उदाहरण हैं इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी। इन सब ने 20-30 साल लगातार मेहनत करके वो स्टेबिलिटी बनाई जिस पर आज उसकी पूरी इकोनॉमी खड़ी है। साउथ कोरिया का एग्जाम्पल तो क्लासिक है। सबसे पहले डिक्टेटरशिप से निकलकर डेमोक्रेसी अपनाई और कुछ ही दशकों में आज दुनिया का टॉप टेक हब बन गया। ये सिर्फ फ्रीडम प्लस स्टेबिलिटी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। और फ्रीडम मतलब सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं होती। फ्रीडम का मतलब होता है कि न्यू आइडियाज़ लाने की आज़ादी, एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी। आज़ादी होती है जहाँ हम फेल भी हो सकते हैं, यानी फेल होने की आज़ादी। इसी इन्वायरमेंट में क्रिएटिविटी पनपती है और क्रिएटिविटी से ही न्यू इनोवेशंस आते हैं। चाहे इंटरनेट हो, स्मार्टफोन हो, इलेक्ट्रिक कार्स हो, एआई रिसर्च एंड स्पेस इनोवेशन, दुनिया की 90% बड़ी इनोवेशन सबसे पहले डेमोक्रेटिक देशों से ही आई, क्योंकि ओपन सोसाइटीज़ में आइडियाज़ को दबाया नहीं जाता, उन्हें निखारा जाता है। और सबसे बड़ी बात अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई लीडर्स गलत करे, करप्ट हो जाए, गलत डिसीजन ले, जनता उसे हटाने की पावर रखती है। साथ में मीडिया उसे एक्सपोज भी कर सकता है, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पॉलिसीज़ बदली जाती है और ये सभी चीज़ें डेमोक्रेटिक कंट्री में होती रहती है। यही कंटिन्यूस करेक्शन डेमोक्रेसी को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी भी 100% परफेक्ट है। इसके अंदर भी कुछ कमियां ज़रूर हैं। आइए उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें डेमोक्रेसीज़ की सबसे बड़ी कमजोरी की, तो डेमोक्रेसीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्लो प्रोग्रेस। कभी कभी एक छोटा सा काम भी, मीटिंग्स, कभी अप्रूवल्स, तो कभी डिस्कशन में अटक जाता है। बहुत ज़्यादा ओपिनियंस भी प्रॉब्लम्स बन सकती है, क्योंकि हर कोई वहाँ पर एक्सपर्ट बन जाता है, जिसकी वजह से हर किसी का अलग अलग अपना राय बन जाता है। पॉलिटिकल ड्रामा भी इतना बढ़ जाता है कि डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट जाता है। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है कि गवर्नमेंट बहुत दिन तक स्टेबल नहीं रह पाती। एक गवर्नमेंट बहुत दिन तक नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से कुछ लोग डिक्टेटरशिप को ज़्यादा तेज डिसीजन और डेवलपमेंट का आसान तरीका मानते हैं, बशर्ते डिक्टेटर जो हमारा हो वो ईमानदार हो और वो सही हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि डिक्टेटरशिप के फ़ायदे क्या हैं। डिक्टेटरशिप भी अच्छे हो सकते हैं, पर शर्त यह है कि नेता ईमानदार और अच्छा हो। एक्चुअली डिक्टेटरशिप में डिसीजन तुरंत लागू होते हैं। लीडर्स ने कहा कि इस पर्टिकुलर एरिया को इंडस्ट्री जोन बना दो, 1-2 दिन के अंदर काम शुरू भी हो जाता है और कुछ महीने में भी वो काम कंप्लीट। कोई डिबेट नहीं होता वहाँ पर, ना कोई प्रोटेस्ट होता, ना कोई डिले होता है और काम भी टाइमली कंप्लीट हो जाता है। कोई अगर नई पॉलिसी बनाना होता है तो उसमें भी ज़्यादा झंझट नहीं होती। लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी आसानी से हो जाती है। अगर कोई 20-30 साल का लंबा विजन हो तो एक ही पर्टिकुलर नेता उसे इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से कर सकता है। पर डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बदलते ही विजन्स और आइडियोलॉजी भी बदल जाते हैं। चाइना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 1980 के बाद चाइना ने जिस स्पीड से मेगा सिटीज़, हाई स्पीड ट्रेन्स, इंडस्ट्रीज़ और गरीबी कम किया, वो दुनिया के लिए शॉकिंग रिजल्ट था। यूएई, जिसके अंदर दुबई भी आता है, और सिंगापुर जैसे देशों ने भी स्ट्रिक्ट सिस्टम और क्विक रेस्पॉन्स की वजह से आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डिक्टेटरशिप का भी एक बहुत बड़ा डार्क साइड है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। डिक्टेटरशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनलिमिटेड पावर। अगर किसी डिक्टेटर की सोच अच्छी हो तब तो देश बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगा, लेकिन यही पावर का अगर वो मिसयूज करे तो उसके वजह से आम जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज के डेट में नॉर्थ कोरिया, जहां पर एक आम आदमी को अच्छे से जीना भी बहुत मुश्किल हो गया है। चाहे डिक्टेटरशिप कैसी भी हो, वहां पर ऑलमोस्ट फ्रीडम खत्म हो जाती है। मीडिया कंट्रोल, इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस, पब्लिक क्रिटिसिज्म तक पनिशेबल हो जाता है। यानी कि अगर आप कुछ क्रिटिसाइज कर देते हो गवर्नमेंट को तो भी आपको उसके ऊपर सज़ा मिल जाएगी। और जिस सिस्टम का पूरा वेट एक ही आदमी पर हो और वो सिस्टम उसके हटते गिर भी सकता है। यानी कि अगर उसने बहुत ज़्यादा अन्याय कर दिया या बहुत अच्छा काम कर दिया, उसके बाद कोई और आ गया तो शायद उस तरह से वो नहीं सोच पाएंगे।
और इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि वहाँ के लोग क्रिएटिव नहीं हो पाते, यानी फियर बेस्ड सोसाइटी बन जाती है। जब लोग डर में जीते हैं तो क्रिएटिविटी भी मर जाती है और बिना क्रिएटिविटी के कोई बड़ा इनोवेशन भी रुक जाता है। अगर हम बात करें डिक्टेटरशिप की तो वो शॉर्ट टर्म में बहुत लुभाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अनसर्टेनिटी भी साथ लाती है। आइए जानते हैं कि डेटा क्या कहता है। अगर हम नंबर्स देखें तो पिक्चर और साफ हो जाती है। अगर हम जीडीपी ग्रोथ में बात करें तो डिक्टेटरशिप कभी कभी तेज दिखती है, लेकिन डेमोक्रेसी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा स्टेबल रहती है। इनोवेशन इंडेक्स में भी अगर हम बात करें तो टॉप जगह पर मोस्टली डेमोक्रेटिक देश ही है। और ह्यूमन राइट की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन राइट में डेमोक्रेसी मच बेटर स्कोर करती है एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप। और वॉर यानी कि युद्ध का जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, वो भी डिक्टेटरशिप से ही शुरू होती है ज़्यादा। कुछ लोग हैं जो डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते हैं, तो इसके पीछे का हम कारण जानते हैं कि आखिर लोग डिक्टेटरशिप को सपोर्ट क्यों करते हैं। इसकी अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले लोग राजनीति से नफरत करते हैं, यानी पॉलिटिक्स से। जब लोकतंत्र में सरकारें पार्टी लड़ती है, मीडिया शोर मचाता है, पॉलिसीज बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, काम अच्छे से होती नहीं, तो लोग नेचुरली सोचते हैं कि यार एक स्ट्रांग लीडर आ जाए और वो कभी नहीं जाए और वो सब कुछ अपने कंट्रोल में लेकर पूरा सिस्टम हमारा ठीक कर दे। दूसरी वजह यह है कि वो क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं। डेमोक्रेसी में एक ब्रिज बनने में 5 साल 10 साल लग जाते हैं, हमारी डिक्टेटरशिप में वही ब्रिज चाहे तो 6 महीने में भी बन जाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी जनरली हर देश का ऊपर से लेकर नीचे तक करप्ट रहता है। लोग एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी को फॉलो करना चाहते हैं। एक आदमी सब बदल देगा वाली सोच बहुत कॉमन है, लेकिन कई बार यही सोच देश को गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकती है। इसलिए अगर हम बात करें तो किसी भी हालात में डेमोक्रेसी ज़्यादा फायदेमंद। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो डिक्टेटरशिप तेज डेवलपमेंट दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वहीं अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी वो स्टेबिलिटी, फ्रीडम, इनोवेशंस और सेफ्टी देती है जिस पर एक स्ट्रांग कंट्री एंड सोसाइटी खड़ी होती है। डिक्टेटरशिप बिल्डिंग्स बनाती है, लेकिन डेमोक्रेसी इम्पावर्ड यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ थिंक, क्रिएटिविटी सोच वाले सिटीजन्स बनाते हैं। डिक्टेटरशिप स्पीड लाती है, वहीं डेमोक्रेसी क्रिएटिविटी लाती है। इसलिए अगर ओवरऑल देखें तो आज के डेट में भी डेमोक्रेसी ने दुनिया को ज़्यादा फायदा दिया, लेकिन फ्यूचर में बेस्ट एंड आइडियल सिस्टम वो होगा जो डेमोक्रेसी की फ्रीडम और डिक्टेटरशिप की इफिशियंसी दोनों को कंबाइन कर सके, यानी कि डिक्टेटरशिप की तेज काम और डेमोक्रेसी की आज़ादी। और धीरे धीरे दुनिया आज उसी डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश कर रही है। अगर आपको चुनना पड़े डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी, तो आप आज के डेट में भारत में क्या चुनना पसंद करेंगे?